ह्यूमिलेशन से ज़्यादा दुख है मुझे इस बात का। उनका बेटा हूँ मैं, उनकी गोद में खेला बड़ा बला हूँ मैं। जब अपने ही धोखा देते हैं तो आप किसी और पे क्या उंगली उठाएंगे। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो मुझे नहीं लगता कि किसी में इतना दम था कि वो मुझे या मेरी पार्टी को तोड़ पाते। तो मुझे भी उम्मीद थी कि जैसे पापा ने पूरे परिवार को एक साथ रखा, ये भी परिवार को एक साथ रखते। पर एक साथ रखना तो दूर, इन्होंने तो मुझसे मेरी मेरी पीढ़ी के और मेरी आने वाली पीढ़ी के तमाम रिश्ते मुझसे छीन। मेरे अपनों का ही आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हट गया, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं जनता का आशीर्वाद लूँ। और 8 अक्टूबर जिस दिन पिताजी का निधन हुआ, उस दिन से हम लोग एक और यात्रा की शुरुआत करेंगे। एलजेपी को लेकर मीडिया में लगातार चर्चा है। चिराग पासवान लगातार चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन इस बार बात रामविलास पासवान की विरासत की है, उनके वो तमाम संघर्षों की है जो उन्होंने आज तक सोशल जस्टिस को लेकर जिया है। और 12 जनपथ मतलब रामविलास पासवान, क्या उस लेजेसी को, जिस तरह से पार्टी टूटी है, चिराग पासवान का क्या आगे की रणनीति होगी, क्या वो सोच रहे हैं, क्या ये उनके लिए मौका है कि रामविलास पासवान से जो उन्होंने बचपन से राजनीति देखी है, समझी है, उसको आगे बढ़ा पाएंगे, या सचमुच उनके लिए डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल होगा। चिराग जी, ये समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारी बातें मीडिया में हैं, चूँकि आप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। रामविलास पासवान जी के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सवाल है कि उनकी जो लेजेसी थी, उनकी जो सोशल जस्टिस की लड़ाई थी, और ख़ासकर जो मंडल कमीशन उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया, तो अब लोगों के बीच आपको जाना है, क्या क्या मैसेज देंगे आप, क्या कहेंगे, क्या रामविलास पासवान की जो राजनीति थी उससे आप इतर कुछ सोच रहे हैं या उसी को आगे बढ़ाना है? देखिए, ये लड़ाई उनकी विरासत की नहीं है, उनकी लेगेसी की नहीं है, ये लड़ाई उनकी विचारधारा की है। जिसका जिक्र आपने किया कि उनकी जो सोच थी, उनका जो समर्पण था, समाज के प्रति उनका जो समर्पण था कि भाई जो भी वंचित वर्ग का व्यक्ति है, जो कि आज भी पंक्ति पे अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको कैसे मुख्य धारा के साथ उसको जोड़ा जा सके, सोशल जस्टिस के साथ साथ सामाजिक न्याय के साथ साथ उसकी भूमिका कैसे मुख्य धारा में हो पाए, उसके लिए निरंतरता में 50 साल का आप उनका राजनीतिक करियर अगर आप उनका देखें, बेदाग जो उनका सक्रिय राजनीतिक का जो उनका जीवन रहा है, उसको अगर आप देखें तो निरंतरता में उन्होंने आज भी समाज के उन लोगों की ही बात की जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं, भले वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, जिनको आज भी सामाजिक तौर पर उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो यकीनन ये उनकी उसी विचारधारा को आगे लेकर जाने की ये लड़ाई है। और पिताजी के साथ रहकर मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा, उनका अंश हूँ मैं, उनके संस्कार हैं मुझ में। मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेहतर कोई और होगा जो उनको या उनकी सोच को बेहतर समझ पाए। तो जहाँ तक आपने कहा कि इस लड़ाई को आगे कोई और स्वरूप मिलेगा, कोई और रूप मिलेगा, किसी और स्वरूप में ये लड़ाई नहीं जाएगी। आज भी सामाजिक न्याय दिलवाने की ये हम लोग की लड़ाई है। आज भी जब हम लोग देखते हैं कि किसी के साथ अन्याय सिर्फ इस वजह से होता है कि वो किस जाति से आता है, ये हम लोग के लिए चिंता का विषय। और निरंतरता में इन तमाम विषयों को मैंने भी पार्लियामेंट में उठाता रहा हूँ। और इसीलिए मेरा ये संघर्ष और ज़्यादा प्रमुख हो जाता है कि उनकी इस पार्टी को जो उन्होंने अपने खून पसीने से उन्होंने बनाया है, ये उनकी इसी विचारधारा के साथ आगे चलनी चाहिए। उन्होंने कभी समर्पण नहीं किया ऐसे लोगों के साथ, या वो कभी झुके नहीं ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने उनको या उनकी सोच को समाप्त करने का प्रयास किया। समाज में बंटवारा कर कर, दलित महादलित कर कर जिस तरीके से उनकी राजनीति को समाप्त करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया, वो उनके सामने भी ना वो कभी घबराए, ना वो कभी विचलित हुए। और उसी निडरता के साथ इस लड़ाई को आगे लेकर जाने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। क्या लग रहा है, इसके लिए आप नीतीश कुमार कहा जा रहा है, उनके बारे में सब जानते हैं, नीतीश कुमार या बीजेपी, किसको आप रिस्पॉन्सिबल मानते हैं जो आपकी पार्टी को टूटी है उसके लिए? जब अपने ही धोखा देते हैं तो आप किसी और पे क्या उंगली उठाएंगे। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो मुझे नहीं लगता कि किसी में इतना दम था कि वो मुझे या मेरी पार्टी को तोड़ पाते। पर जब अपने ही दूसरों के साथ, अब मैं क्या उंगली उठाऊं कि भैया नीतीश कुमार जी या उनकी पार्टी के लोग, या जो जैसा सुनने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी इसमें योगदान है, तो मैं किसी और के ऊपर कैसे उंगली उठा सकता हूं जब मेरे अपने ही मेरा साथ छोड़ गए। कभी कभी इशारा किया था, या जब पासवान जी थे तब भी कभी पशुपति जी ने कुछ ऐसा इशारा किया कि वो असंतुष्ट है, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? चाचा थे आपके, बहुत रिस्पेक्टेबल थे, पासवान जी का बहुत सम्मान था, कभी वो पासवान जी थे तो वो पटना से यहाँ आते तक नहीं थे,
पासवान जी ने हमेशा परिवार को बहुत मजबूती दी, जैसे वो समाज, पूरा समाज ही उनका परिवार था, लेकिन परिवार भी एकजुटता थी। कभी कोई इंडिकेशन था या सब कुछ अनफॉर्चुनेट? कहते तो यही तो मैंने कहा कि कहते तो अगर उनको किसी तरीके की तकलीफ थी, अगर उनको मंत्री बनना था, मैं खुद उनके नाम का मैं प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखता। उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, मैं खुद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष इस बात को रखता। गाहे बगाहे ज़रूर जब पिताजी थे तो उनकी नाराज़गी की बातें ज़रूर सामने आती थी। आपको भी शायद याद होगा कि चुनाव से पूर्व, बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व कई बार इस तरीके की खबरें आई, और मुझे आखिरी बार मुझे याद है शायद पिताजी की जो अंतिम बातचीत मेरे चाचा से फ़ोन पे हुई थी, उस वक्त पापा अस्पताल में थे और इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे, आईसीयू में थे कि पुनः सांसदों की टूट की कुछ ऐसी खबरें आ रही थी। और मुझे याद है कि उस वक्त चाचा जी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके 27 सितंबर 2020 को उन्होंने प्रेस रिलीज़, मेरे पिताजी के निधन से 11 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ दिया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस तरीके की बातें मीडिया में आ रही हैं कि सांसद पार्टी से अलग हो रहे हैं, और जिसमें उनका भी नाम का जिक्र था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम लोग का पूरा विश्वास हम लोग के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर है। तो उनके रहते रहते भी कई बार ऐसी खबरें ज़रूर सामने आई, पर कभी भी उन्होंने बैठकर ये बातचीत करना ना पिताजी के साथ ज़रूरी समझा। और मैंने तो बाद में पिताजी के निधन के बाद कई बार उनसे आग्रह किया, तभी मैंने होली पर उनको पत्र भी लिखा कि आप मुझे बुलाएं, बैठाएं मुझे, आपका हक बनता है मुझ पर, बैठाकर बात करें कि किस तरीके की समस्या है आपको। लोग कह रहे हैं, मैंने देखा जो तस्वीर, आपको ह्यूमिलिएट भी किया गया, दरवाजे नहीं खुले, गेट नहीं खुला। नहीं, बिल्कुल, ये ह्यूमिलेशन से ज़्यादा दुख है मुझे इस बात का। उनका बेटा हूँ मैं, उनकी गोद में खेला पढ़ा बला हूँ मैं, और मेरे छोटे चाचा जी का निधन हो गया, पापा का निधन हो गया, और उसके बाद पिता की छवि मैं उन्हीं में ही देखता था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पापा भी ये जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़कर गए थे कि जैसे उन्होंने परिवार को एक साथ रखा, पापा के जाने के बाद उनकी पीढ़ी में या हमारे परिवार के बड़ों में सिर्फ एकमात्र वही थे। तो मुझे भी उम्मीद थी कि जैसे पापा ने पूरे परिवार को एक साथ रखा, ये भी परिवार को एक साथ रखते। पर एक साथ रखना तो दूर, इन्होंने तो मुझसे मेरी मेरी पीढ़ी के और मेरी आने वाली पीढ़ी के तमाम रिश्ते मुझसे छीन लिए। भाई यही लोग होते हैं ना, भाई भतीजा भतीजी, जब होली दिवाली जब दिन त्यौहार आप मनाते हैं, इन्हीं सब के साथ आप मनाते हैं। पर आज ना सिर्फ इन्होंने अपने आप को मुझसे अलग किया, मेरे भाई को भी अपने साथ ले गए, मेरी आपके पीढ़ी के पास एक तमाम। कैडर वोट है बिहार में, बिहार की राजनीति की बात करें तो एक कैडर वोट है जो रामविलास पासवान से अलग नहीं जा सकता है, ये एक चीज़ है आपको मिली है। लेकिन क्या करेंगे आगे, आप अलायंस में जाएंगे या आपका एलोन स्टैंड रहेगा? ये बहुत जल्दी है मुझे लगता है इस सवाल का जवाब देना। आज की तारीख में बिहार में कोई चुनाव नहीं है, और आज मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस बात का कि अभी मेरे साथ राजनीतिक तौर पर कौन खड़ा है नहीं खड़ा है। मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है कि मेरे मेरे लोग, मेरे प्रदेश के लोग, बिहार की जनता आज की तारीख में जिस तरीके से मेरा साथ दे रही है। चुनाव के वक्त इसको सोचा जाएगा कि गठबंधन का क्या लेकिन स्वरूप है, नहीं तेजस्वी है। यादव ने तो खुला ऑफर किया है कि हेडगेवार के सोच के लोगों को छोड़कर अम्बेडकरवादी लोगों के साथ जुड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं, मेरे छोटे भाई हैं तेजस्वी, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, राजद का मैं धन्यवाद करता हूँ। ना सिर्फ उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया, बल्कि जिस तरीके से मेरे पिताजी को उन्होंने सम्मान देने का काम किया। उनके जन्म दिवस पर उनकी जयंती की घोषणा राजद के द्वारा की गई कि राजद उनकी जयंती मनाएगी। तो ये मेरे पिताजी को सम्मान देने की बात है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं पिताजी लालू जी लंबे समय तक दोस्त रहे हैं, और ये हम लोग के संस्कारों में है। मेरे पिता मेरे भी उतने ही पिता थे जितने तेजस्वी के थे। लालू जी को भी मैं अपने अभिभावक के तौर पर ही मैं मानता हूँ। तो अगली पीढ़ी भी इन रिश्तों को, इन व्यक्तिगत रिश्तों को, इन व्यक्तिगत संबंधों को ना सिर्फ निभा रही है बल्कि उनको सम्मान दे रही है। अच्छा लगता है, बट अगर इसके एनडीए से राजनीतिक अभी भी मायने, माना जाए कि चूंकि आप बहुत करीब रहे हैं प्रधानमंत्री के, तो एनडीए में वापसी हो सकती है? देखिए अभी ना मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि एनडीए में वापसी होगी नहीं होगी, एनडीए का कोई मेरे साथ है नहीं है, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आज की तारीख में मैं एक लंबी और एक लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। उस पे मेरा ध्यान पूरी तरीके से राजनीतिक केंद्रित है। लड़ाई में पासवान जी कभी बिहार से अलग नहीं हो पाते थे, वो लगातार मंत्री बने रहे, 30 साल से ये बंगला है 12 जनपद, लेकिन लोगों से कनेक्शन था। चिराग पासवान क्या करें, क्या बिहार दौरे पर जा रहे हैं, लोगों से अपनी बात कहेंगे? क्योंकि आप जिस समय ये सारी घटना हुई आपके हाथ में बैंडेज था, आप बीमार भी थे। उस वक्त ज़रूर मैं बीमार था, पर हाँ, जैसा मैंने कहा कि मैंने पिताजी के जन्म दिवस के दिन से ही मैंने घोषणा की है कि 5 तारीख से एक आशीर्वाद यात्रा पर निकलूँगा। और ये आशीर्वाद, अब जब मेरे अपनों का ही आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हट गया, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं जनता का आशीर्वाद लूँ। और 8 अक्टूबर जिस दिन पिताजी का निधन हुआ, उस दिन से हम लोग एक और यात्रा की शुरुआत करेंगे, एक पद यात्रा की,
शुरुआत करेंगे और बिहार के हर एक गांव, हर एक घर में जाकर उनसे मिलकर ना सिर्फ अपनी बातों को रखना बल्कि उनकी समस्या को जानना, समझना और उसी को इस बार के भी चुनाव में मैंने यही काम किया, जनता की समस्या को ही मैंने उठाने का काम किया और उसी को आगे मजबूती से, जैसे पापा ने कभी कोई समझौता नहीं किया, किसी भी परिस्थिति में वो झुके नहीं, बिना झुके हुए लड़ूंगा, जीतूंगा। शुक्रिया चिराग। तो ये देखना है कि जो ये जो घटना है इसको चिराग पासवान मौका में तब्दील कर पाते हैं या एक सेटबैक साबित होता है। एक बात तो तय है कि रामविलास पासवान का जो सोशल कमिटमेंट था उसकी वजह से जो कैडर वोट है उनका, वो अभी भी रामविलास पासवान की जो पार्टी है एलजेपी उसके साथ बने हुए हैं लोग और इसका फ़ायदा चिराग पासवान को मिल रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।